Hello students, welcome to our online portal. This is our second lecture of the chapter chemical equilibrium. Last lecture में बच्चे हमने equilibrium के types, basic introduction के बारे में पढ़ा था. साथ में हमने हेनरीज लॉ भी कर लिया. आज बच्चे हम इसके अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चे हमारे पास दो तरह के हो सकता है. Equilibrium in which reaction is irreversible. Equilibrium in which reaction is irreversible and equilibrium in which reaction is reversible. या आप सिंपल बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. अब देखो बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन से आपका क्या मतलब है? जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन चले, इरिवर्सिबल. जो सिर्फ एक ही रिएक्शन में, एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी. जैसे एग्जांपल देखिए, HCl के साथ सपोज आपने NaOH की रिएक्शन करवाई, दे विल कंबाइन टू फॉर्म NaCl प्लस वाटर. अब ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी. इसे हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है बेटा? सपोज आपने रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन और आयोडीन की, और ये दोनों ने कंबाइन होके क्या बनाया? हाइड्रोजन आयोडाइड HI बनाया. अब ये रिएक्शन बेटा कैसी है? रिवर्सिबल. मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर ये रिएक्शन मूव कर सकती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी. इसलिए इसे आप रिवर्सिबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? ये है हमारे पास बच्चे इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन. अब बेटा अगर हम इसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, तो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कुछ कंडीशन है. उसमें से एक कंडीशन ये भी रहती है बच्चे कि ये तभी एस्टेब्लिश हो सकता है अगर कोई भी प्रोडक्ट इसका एस्केप नहीं हो रहा. केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड only if none of the products is allowed to escape. मतलब किसी भी प्रोडक्ट को एस्केप नहीं होने दिया जाएगा. अगर मान लीजिए ऊपर वाली हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर सपोज इसमें HI एस्केप हो जाए, बीकर जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हो उससे बाहर निकल जाए, तो फिर क्या दोबारा H2 और I2 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिससे बनना वो तो एस्केप हो गया. इसीलिए कह रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ तभी एस्टेब्लिश कर सकते हैं जब कोई भी प्रोडक्ट एस्केप ना हो, चाहे वो गैसेस फॉर्म में है. मतलब कहने का है कि आपकी बीकर जो है वो क्लोज्ड होनी चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट ये बता रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम में कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव करती है. रिएक्शन मूव्स इन बोथ डायरेक्शन. Reaction moves in both direction, that is forward and backward direction. कहता है रिएक्शन दोनों तरफ मूव कर सकती है, मूव करेगी. ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम तब तक अटेन नहीं होता जब तक रिएक्शन दोनों तरफ मूव नहीं करती. इसके लिए बच्चे की एक एग्जांपल दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की. देखिए हमारे पास एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है N2O4. बच्चे ये एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो कलर है वो कलरलेस होता है. मतलब इसका वो कलर नहीं. इट अटेन्स इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम बनाता है किसके साथ? NO2 के साथ. इट अटेन्स इक्विलिब्रियम विद NO2. और जो NO2 है ये बेटा एग्जिस्ट करता है 100 डिग्री सेल्सियस. इट एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस
और जो इसमें कलर होता है बच्चे वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन। इसमें कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, एक आपने इसमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है, एक कलर का ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं बच्चे। इक्विलिब्रियम समझने के लिए हमने क्या किया, देखो आपने इसमें बीकर ली, पहले हम बीकर बनाते हैं। कि बेटा इसमें मैंने आपको 3 बीकर बना के दिखाई। जो फर्स्ट बीकर है इसमें आइस बाथ कंडीशंस दे दी, मतलब टेम्परेचर कर दिया लो। आइस का टेम्परेचर, जो टेम्परेचर कितना मान के चलते हैं हम, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा भी पीछे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कौन एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन की अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो कौन सा ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है यहाँ पे करता है बच्चे N2O4, ये एग्जिस्ट करेगा, जो कैसा होता है, कलरलेस होता है। और यहां हम बात करते हैं बेटा, जो थर्ड बीकर है इसमें हम बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पे आपने बॉइलिंग वाटर लिया हुआ, यहां पे हमने क्या लिया हुआ है, बॉइलिंग वाटर, और टेम्परेचर क्या है बच्चे इसका, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें बच्चे क्या, कौन सी गैस एग्जिस्ट करेगी, अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो तो फिर इसमें एग्जिस्ट करेगी NO2। ठीक, अब हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। उस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया, जो ये थर्ड बीकर ले रही है, हमने यहां पे वाटर ले लिया बेटा, वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहां पे हमने वाटर ले लिया किस कंडीशन पे, 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कहने का, कि आपने 25 डिग्री सेल्सियस कंडीशन लेके आपने इसको फ्लास्क को, इसको भी इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया, इसको भी इसमें करवा दिया। यहां मैं दोनों ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये भी आ गई यहां से और ये भी, इन दोनों को आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया है। जब आप 25 पे ले आए, इसका मतलब क्या है, एक तो ये मेंशन कर दो कि इसमें N2O4 प्लस NO2 है। अब हमने क्या देखा कि इसमें जो कलर है वो कैसा आ रहा है बच्चे, लाइट ब्राउन कलर आ रहा है। कलर कैसा आ गया, लाइट ब्राउन। इससे हमें क्या पता लगा, देखो जब 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ तो कलरलेस से ब्राउन कलर की तरफ मूव करने लग गया, और जब 100 से 25 पे आने लगा तो फिर रेडिश ब्राउन कलर से लाइट ब्राउन आ गया। इसका मतलब क्या, कलर चेंजेस दोनों में हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ही आपको, दोनों फ्लास्क के अंदर ही लाइट ब्राउन कलर ऑब्जर्व हुआ। इससे आपने ये प्रूव किया कि इक्विलिब्रियम जो है बेटा, ये दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की, फॉरवर्ड पे भी और बैकवर्ड पे। बस एक पॉइंट और इसमें आपको बताता हूं इक्विलिब्रियम का, कि अगर आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हो, अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को यूज किया जाता है, इट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट डज नॉट ऑल्टर दी और चेंज दी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट को चेंज नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि इक्विलिब्रियम आपका जल्दी आ जाए, इक्विलिब्रियम आपका लेट आ जाए, पर उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट बेटा देखो, इसमें क्वेश्चन देता हूं आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर चुके हैं। कहता अगर रिएक्शन हम करते हैं एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की, एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, कहता अगर आपने ये रिएक्शन की, इट अटेन्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट अटेन्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन ओपन वेसल। अगर वेसल ओपन है तो भी कहता है इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बट decomposition of
but decomposition of calcium carbonate does not. अगर कहते हैं डीकम्पोजिशन करते हो कैल्शियम कार्बोनेट की तो ओपन वेसल में ये इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेगी, ऐसा समझना बेटा ध्यान से। देखो ये एसिटिक एसिड है आपके पास CH3COOH, ये इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH। इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है CH3COOC2H5 प्लस H2। ये एसिड और ये बेस है, दोनों मिलके वाटर निकाल देते हैं। देखो कैसे, H ये निकलता है और OH ये निकलता है, ये वाटर बाहर कर दिया, बाकी कंपाउंड को आपने जोड़ दिया। ये बेटा सभी के सभी, ये तो H2 तो लिक्विड है, बाकी सभी के सभी एक्वस फॉर्म में मिलते हैं, कोई भी आपके पास गैस की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इसका बीकर में से एस्केप होने के चांसेस नहीं है, इसलिए इक्विलिब्रियम ओपन वेसल में अटेन कर लेते हैं। जबकि सेकंड केस जो दे रहा है दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको हीट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो बन रही है इट फॉर्म्स इन गैसियस स्टेट। अगर ओपन वेसल में आपने रिएक्शन की तो गैस की फॉर्म में बनने की वजह से ये एस्केप हो जाएगा, और अगर ये एस्केप हो गया इसका मतलब क्या है कि ओपन वेसल में ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते। इसलिए जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसको आप इक्विलिब्रियम साइन से मेंशन कर सकते हो, ओपन वेसल में जो नीचे वाली रिएक्शन है इससे हम इक्विलिब्रियम साइन से मेंशन नहीं करते। तो ये पॉइंट है बच्चे इसमें। नेक्स्ट बेटा इसमें जो हमारे पास आ जाएगा, एक हमारे पास इसमें लॉ आ जाता है दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम ये डिस्कस करेंगे। सेकंड इज लॉ ऑफ मास एक्शन। समझना बेटा इसको ध्यान से। पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, क्या कहता है ये, एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब कि ये लॉ आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अप्लाई कर सकते हो। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, या आप इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव masses of the reactants each raised to power equal to its coefficient represented in a balanced chemical equation, represented in a balanced chemical equation। ठीक है, अब देखना बच्चे ध्यान से, एग्जांपल देता हूं और फिर साथ साथ पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास ये कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है, इसमें आपने A प्लस बी से क्या बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, कुछ नहीं, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी। कहता है एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई किसका, एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस का मतलब बच्चे कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक ही बात, ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, ए और बी, ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ईच रेज टू पावर
इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल एंड स्मॉल बी, ये कोफिशिएंट आपने इसके ऊपर each raised to power equals its coefficient represented in balanced chemical equation। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से आपने रेट बनाना। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन बेटा हटाओगे, इक्वल टू का साइन लगाते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट k इज नोन एज रेट कांस्टेंट। बाकी सब कुछ सेम। ये जो k है हमारे पास, इट इज रेट कांस्टेंट। तो ये बेटा आपके पास इसमें रिएक्शन आता है इसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन के। लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो मान लीजिए आपके पास कोई एक रिएक्शन गिवन है इक्विलिब्रियम, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कौन सी गिवन है? मान लो ये रिएक्शन आपको गिवन है A प्लस बी, इससे आपने क्या बनाया? C प्लस डी। ठीक है, इसमें मैं क्या लिख सकता हूं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। पहले मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? A और B। तो फिर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बन जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि कोफिशिएंट कुछ गिवन नहीं है इसलिए हमने लिखा नहीं। अगर यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो K आ जाएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे इसलिए यहाँ पे KF आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी रिएक्शन के लिए आप बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिखते हो। बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ कि अब रिएक्टेंट कौन हो जाएंगे? अब C और D आपके रिएक्टेंट हो जाएंगे। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। किसके इक्वल आ जाएगा ये? KF कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके अंदर देखिए बच्चे क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम की जो स्टेज होती है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे ये कंडीशन होती है हमारे पास दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड का दोनों का रेट बराबर होता है, तो हम भी क्या करते हैं, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये काम कीजिए, यहाँ पे मैंने बैकवर्ड के लिए यहाँ पे KF लिख दिया है, यहाँ पे KB कर देना KB। ठीक है, अब दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। KF कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू बैकवर्ड के लिए KB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। तो अब आप इसके अंदर क्या आ जाएगा? KF अपॉन KB इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। रीअरेंज कर रहा हूं बस, A को इस तरफ ले आए, A और B को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अब KF और जो KB है, ये दोनों की जो रेशियो है, ये दोनों किसके इक्वल होती है? इट इज इक्वल्स टू KC। KC आप किसे बोल देते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC हम किसे बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को? दैट इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जितने प्रोडक्ट हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन का सम मल्टीप्लाई और जितने रिएक्टेंट्स हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई। ये जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं रिएक्शन को थोड़ा चेंज कर दूं, अब मैं डायरेक्ट रिलेशन लिखूंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रूफ नहीं करेंगे इसमें। अब कोफिशिएंट ले लिए साथ में मैंने, तो इसमें क्या बन जाएगा? KC इज इक्वल्स टू KF अपॉन KB विच इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C पावर C
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी पावर डी अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर बी, मतलब जो कोफिशिएंट है बस वो साथ में आपके पावर में है, ठीक है। ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। अब मैं यहाँ पे ए बी की बजाय अगर बेटा इसमें मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्म में, तो देखिए क्या बन जाएगा। H2 प्लस I2, इससे आपने क्या बनाया 2H। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं Kc इक्वल्स टू Kf अपॉन Kb विच इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hi पावर 2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, ठीक है। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, ये आपको Kc दे दे। अब बच्चे देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है ये भी हमारे पास दो तरह का टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी बेटा हमारे पास दो तरह का होता है। देखो एक तो आप अभी पढ़ते ही आ रहे हो Kc, दूसरा होता है आपके पास बेटा Kp। कुछ अलग नहीं है इसमें, बस अगर इंफॉर्मेशन आपको प्रेशर की फॉर्म में दे दे, ठीक है, तो आप वो यूज कर लोगे। जैसे एग्जांपल लिखता हूं बच्चे इसमें, एग्जांपल सपोज आपके पास इसमें है N2 प्लस 3H2, इससे आपने बनाया 2NH3। अब अमोनिया भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है। अगर इसके लिए Kc निकालना हो तो क्या लिखोगे बेटा, जैसे पीछे भी एग्जांपल बताई NH3 पावर 2 बाय N2 और H2 पावर 3, ठीक है। और अगर Kp लिखना पड़ जाए इसके लिए, बस आप कॉन्सेंट्रेशन जो ले रहे हो उसकी जगह प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर ऑफ NH3 पावर 2 अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 पावर 3, ठीक है। ये रिलेशन बन जाएगा, बस कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे आपने प्रेशर मेंशन कर दिया। एक बेटा इसके अंदर और पॉइंट आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए रिएक्शन आपको ये दे देते हैं Ag2O सॉलिड फॉर्म में प्लस 2HNO3 aqueous form is in equilibrium with AgNO3 in aqueous form plus H2O in liquid form। अब बेटा ध्यान से देखो, Kc लिख रहा हूं इसके लिए मैं, Kc का रिलेशन देखो क्या लिखा मैंने, AgNO3 पावर 2 बाय HNO3 पावर 2। इसमें बेटा मैंने ना तो इंक्लूड किया Ag2O को और ना ही इंक्लूड किया H2O को, वो इसलिए, अब ये नोट में आपको एक पॉइंट दे रहा हूं, इसको बेटा आपने याद रखना है, दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब Ag2O की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 है और H2O की, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है और ये प्योर सॉलिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को हम 1 लेके चलते हैं, इसलिए ये आ जाएगा Kc का रिलेशन, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूं इससे रिलेटेड आपको, ये स्टैंडर्ड होता है बच्चे, ये जो नोट दिया ना ये स्टैंडर्ड होता है, इसको आपने याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में इज इन इक्विलिब्रियम विद कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म प्लस CO2 गैसियस फॉर्म। अब देखो प्योर सॉलिड फॉर्म तो 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे Kc किसके इक्वल आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। और अगर Kp पूछे तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ CO2। ये दोनों इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि दोनों प्योर सॉलिड फॉर्म गिवन है,
और प्योर सॉलिड फॉर्म के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर क्या लेके चलते हैं, मान लेके चलते हैं। ये था बेटा आपके पास इक्विलिब्रियम का सेकंड लेवल, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। यहां तक बेटा आप इसको सुनिएगा, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो उसको हम डिस्कस करें, ओके।